जय हिंद साथियों, एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये वीडियो बीए बीएससी बीकॉम सेमेस्टर 6 के छात्र छात्राओं के लिए है, जिसमें दोस्तों आज हम आपके अनिवार्य प्रश्न पत्र यानी आपका जो को करिकुलर कोर्स है सेमेस्टर 6 में, जिसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इससे रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ टाइप प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम में इस बार हेल्पफुल रहेंगे। तो सभी के लिए वीडियो है, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, तो पहला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन एक डिजिटल शिष्टाचार ईमेल से संबंधित नहीं है। यह क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया गया था कि विषय बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए, बी है कि मेल भेजने से पहले उसका पुनर्पाठ करें, और सी दिया गया कि वर्तनी अशुद्धि की जांच एक गैर जरूरी चीज़ है। तो आपको ध्यान रखना है कि डिजिटल शिष्टाचार ईमेल से जो संबंधित नहीं है वो वर्तनी अशुद्धि की जांच एक गैर जरूरी चीज़ है, ये संबंधित नहीं है। ऑप्शन सी इसमें आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि पूछा गया था कि सोशल मीडिया कभी कभी ले जाती है। तो कभी कभी सोशल मीडिया डिजिटल डिमेंशिया तक और डिजिटल अवसाद तक ले जाती है। इस वजह से ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपका तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक व्यक्ति से संबंधित डिजिटल शिष्टाचार का नियम है। पहला ऑप्शन है ऑनलाइन एवं ऑफलाइन व्यवहार, ऑप्शन बी है कि एक दूसरे के समय का सम्मान करें, सी ऑप्शन है एक दूसरे की निजता का सम्मान करें, और डी दिया गया उपरोक्त सभी। तो आपको इसमें से याद रखना है कि जहां पर बात हो एक व्यक्ति से संबंधित जो डिजिटल शिष्टाचार का नियम है वो ये सभी है, इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल नागरिकता से संबंधित एक तत्व नहीं है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि जो डिजिटल संवेगिता है, डिजिटल संवेगिता ये डिजिटल नागरिकता से संबंधित तत्व नहीं है। बाकी डिजिटल पहुंच, डिजिटल साक्षरता और डिजिटल सुरक्षा ये सभी डिजिटल नागरिकता से संबंधित है, लेकिन डिजिटल नागरिकता से डिजिटल संवेगिता नहीं संबंधित है। ओके, ऑप्शन सी इसमें आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछा गया है कि 16 व्यक्ति कारक किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि ये रेमंड कैटल से संबंधित हैं। 16 व्यक्ति कारक किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित हैं, तो रेमंड कैटल से संबंधित हैं। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि लोग जो मिलनसार होते हैं या मित्रवत एवं सामाजिक होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है। तो जो भी व्यक्ति मिलनसार, मित्रवत एवं सामाजिक होता है वो बहिर्मुखी होता है। क्या होता है? बहिर्मुखी प्रभाव का होता है, प्रभावशाली होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सातवां प्रश्न पूछा गया है कि शरीर रचना के अनुसार विलियम सेल्डन ने लोगों को 3 प्रकार में विभाजित किया है। निम्नलिखित में से कौन सा उन तीनों में नहीं है। अब आपको इसमें बताना है कि जो विलियम सेल्ड ने शरीर संरचना के अनुसार विलियम सेल्ड ने लोगों को 3 प्रकार में कैटेगरीज किया था, विभाजित किया था। तो आपको बताना है कि वो इनमें से कौन तीनों में नहीं है, इनमें से उन तीनों में से नहीं है। निम्नलिखित में से कौन उन तीनों में से नहीं है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ और हेक्सोमॉर्फ। तो इनमें से सही उत्तर आपका हो जाएगा हेक्सोमॉर्फ। ठीक है, हेक्सोमॉर्फ उन तीनों में से सम्मिलित नहीं है। बाकी एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ जो है ये विलियम सेल्डन के अनुसार लोगों के प्रकार में सम्मिलित है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8, आठवां क्वेश्चन आपका है जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तित्व का निर्धारक नहीं है। व्यक्तित्व का क्या पूछा गया है? निर्धारक नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है आध्यात्मिक कारक जो है वो व्यक्तित्व का निर्धारक नहीं है। ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण का एक प्रकार नहीं है। तो आपको इसमें दोस्तों ध्यान रखना है कि संप्रेषण के जो प्रकार में सम्मिलित नहीं है वो है आपका यहाँ पर जन संप्रेषण, समूह संप्रेषण और अंत व्यक्तित्व संप्रेषण। तो संप्रेषण के ये सभी प्रकार हैं। ठीक है, इनमें से सभी संप्रेषण के प्रकार हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये सभी क्या हैं? एक प्रकार के संप्रेषण के प्रकार के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें पूछा गया था कि संप्रेषण बाधा को कैसे दूर करें। तो संप्रेषण बाधा को हम कैसे दूर कर सकते हैं? आपको ध्यान रखना कि प्राप्तकर्ता की आवश्यकता के अनुसार प्रेषण करना। ठीक है, जो प्राप्तकर्ता हैं उनके आवश्यकता के अनुसार अगर संप्रेषण आप करेंगे
तो आप संप्रेषण बाधा को दूर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 में आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक सांस्कृतिक संप्रेषण बाधा नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सांस्कृतिक संप्रेषण बाधा इनमें से कौन नहीं है। तो यहाँ पर पहनावा दिया गया है, तो ये सांस्कृतिक संप्रेषण बाधा है। धर्म, भोजन, ये तीनों आता है, लेकिन क्रोध यहाँ पर सांस्कृतिक संप्रेषण बाधा के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही उत्तर है। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण में आवश्यक नहीं है। इनमें से आपको बताना था कि कौन सा संप्रेषण में आवश्यक नहीं है। पहला अस्पष्टता या तालमेल या सामंजस्य या संपूर्णता या फिर नियंत्रण। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। संप्रेषण में जो आवश्यक नहीं है वो ध्यान दीजिएगा, नियंत्रण आवश्यक नहीं है। बाकी अस्पष्टता, तालमेल और संपूर्णता ये सभी संप्रेषण में आवश्यक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन परिवार की विशेषता नहीं है। परिवार की विशेषता आपको बतानी है कि इनमें से कौन सा परिवार की विशेषता नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि वैयक्तिक इतिहास ये परिवार की विशेषता नहीं है। बाकी परिभाषित भूमिका, रहने का साझा स्थान या उत्तरदायित्वों की पहचान ये परिवार की विशेषता के अंतर्गत है, लेकिन यहाँ पर वैयक्तिक इतिहास ये परिवार की विशेषता से सम्मिलित नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्वैयक्तिक संबंध के 6 चरण मॉडल का एक चरण नहीं है। अब 6 चरण में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक मॉडल नहीं है। तो पहला है संपर्क, संलग्नता, मरम्मत और भवन। तो इसमें आपको डिफरेंट दिख रहा होगा भवन। ये भवन जो है ये 6 चरणों में से एक मॉडल में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्वैयक्तिक संबंध का एक लाभ नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन समझने के दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा और रिपीट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर है कि अकेलापन कम करना या आत्मगौरव बढ़ाना या आनंद को बढ़ाना या दूसरे व्यक्तियों के प्रति कृतज्ञता बढ़ाना। तो इनमें से सही आंसर जो हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इनमें से अंतर्वैयक्तिक संबंध का मतलब होता है कि अपने जो व्यक्तिगत हैं उस संबंध का लाभ लेना। तो लाभ लेना, दूसरे व्यक्तियों के प्रति कृतज्ञता बढ़ाना, ये अंतर्वैयक्तिक संबंध का एक प्रकार का लाभ है। यहाँ पर पूछा गया नहीं है, तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ये नहीं है। ठीक है, ये लाभ नहीं है। बाकी अकेलापन कम करना, आत्मगौरव बढ़ाना और आनंद को बढ़ाना ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, आत्मवैयक्तिक संबंध के लाभ के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, जिसमें पूछा गया है कि इडिपस ग्रंथि उत्पन्न होती है। इडिपस ग्रंथि कहाँ से उत्पन्न होती है। तो ये फलिक अवस्था में इडिपस ग्रंथि जो है वो उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें क्या पूछा गया है। 18 नंबर प्रश्न है कि व्यक्तित्व संवर्धन में ABCD क्या है। व्यक्तित्व संवर्धन में ABCD क्या है। तो आपको ध्यान देना है कि व्यक्तित्व संवर्धन में ए का मतलब होता है अभिव्यक्ति, बी का मतलब है व्यवहार, सी का मतलब है संचार और डी का मतलब है अनुशासन से। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें पूछा गया है कि संचार के सबसे महत्वपूर्ण कौशलों में से एक है। तो संचार के महत्वपूर्ण कौशल में जो संबंधित है वो सक्रिय रूप से सुनना संचार के सबसे महत्वपूर्ण कौशलों में से एक है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 नंबर प्रश्न है कि अशाब्दिक संचार में सम्मिलित नहीं है। अशाब्दिक संचार के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है हाथ मिलाना ये अशाब्दिक संचार में सम्मिलित नहीं है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें क्या पूछा गया है, डिजिटल फुटप्रिंटिंग क्या है। पहला ऑप्शन है कि कंप्यूटर पर बिताया गया समय या प्रत्येक व्यक्ति द्वारा ऑनलाइन कार्य के पश्चात छोड़ के डिजिटल अवशेष, या सी दिया गया है कि डिजिटल फिंगरप्रिंट का विपरीत, या डी दिया गया है 1 वर्ष में व्यक्तिगत रूप से खरीदे गए सामान। ठीक है, तो आपका 21 नंबर का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक व्यक्ति द्वारा ऑनलाइन कार्य। ये डिजिटल फुटप्रिंट का एक प्रकार का उदाहरण है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर प्रश्न है कि अभिवृत्ति का वह संघटक जो संवेग भाग से संबंधित है वह इनमें से क्या है। संवेगात्मक, व्यवहारात्मक
या फिर ज्ञानात्मक या अनुशासन? तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, संवेगात्मक। संवेगात्मक अभिव्यक्ति का वह घटक है जो संवेग के भाग से संबंधित है, वह क्या है? संवेगात्मक। ओके, ऑप्शन ए इसमें आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन अभिव्यक्ति के सबसे दृढ़ निर्माण से संबंधित है? तो आपको इनमें ध्यान देना है कि ये किससे, अनुभव जो है वह सम्मिलित है, अनुभव अभिवृत्ति के सबसे दृढ़ निर्माण से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका इसमें सही उत्तर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विचार, विश्वास और सूचना भंडार से संबंधित अभिवृत्ति का संघटक है? तो इनमें आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर संज्ञानात्मक आपका राइट आंसर हो जाएगा। संज्ञानात्मक विचार, विश्वास, सूचना भंडार से संबंधित अभिवृत्ति का एक प्रकार का संघटक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिवृत्ति का ABC मॉडल क्या है? तो अभिवृत्ति का जो ABC मॉडल है वो क्या है दोस्तों? वो है आपका, इसमें ए मतलब हो जाएगा संवेदनात्मक, आपका बी हो जाएगा व्यवहारात्मक और सी हो जाएगा संज्ञानात्मक। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है, 26 नंबर प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करता है? व्यक्तित्व को इनमें से कौन सा प्रभावित करता है? तो हम ध्यान देंगे तो पहला ऑप्शन आपका आ जाएगा अनुवांशिक और शारीरिक विशेषता। अगर हम बात करें दूसरे की तो ये दिया गया यहाँ पर प्रायोगिक कारक, और ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या दिया गया है? ऑप्शन नंबर चौथा है कि प्राकृतिक कारक और पारिवारिक वातावरण। तो इसमें से सम्मिलित कौन कौन से हैं? तो आपको ध्यान रखना है 1, 3 और 4 यानी कि निम्नलिखित में से क्या पूछा गया है कि कौन सा कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करता है? तो अनुवांशिक और शारीरिक विशेषता ये पहला हो जाएगा, तीसरा आपका हो जाएगा पारिवारिक वातावरण और चौथा हो जाएगा सांस्कृतिक कारक। तो 1, 3 और 4 यानी कि 1, 3 और 4 ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें पूछा गया है कि व्यक्तित्व विकास गतिविधियों में वह गतिविधियां सम्मिलित हैं। तो व्यक्तित्व विकास की गतिविधियों में जो सम्मिलित हैं वह ऊपर के सभी सम्मिलित हैं, यानी जागरूकता और पहचान वृद्धि, मानव पूंजी का निर्माण और क्षमताओं और क्षमता का विकास करना, ये सभी व्यक्तिगत विकास की गतिविधियों में से सम्मिलित हैं। ऑप्शन डी इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ईमेल का मतलब क्या है? तो ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रिक मेल। क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रिक मेल होता है। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि आत्मविश्वास एक माप है। तो आत्मविश्वास किसका माप है? ध्यान रखेंगे इसमें शील गुण का आत्मविश्वास एक शील गुण माप है। ऑप्शन सी इसमें आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें पूछा गया था जाजोनक 1968 के अनुसार मनोवृत्ति कैसे बनती है? तो जाजोनक 1968 के अनुसार जो मनोवृत्ति बनती है वो बनती है दोस्तों कहाँ पर? वो व्यक्तिगत अनुभव से बनती है, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस से बनती है। ऑप्शन डी इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 है, जिसमें पूछा गया है कि किसी निश्चित घटना के बारे में उसके विश्वास, विकल्प, ज्ञान या जानकारी के आधार पर कर्मचारी का रवैया मनोवृत्ति के घटक के अंतर्गत आता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है संज्ञानात्मक रवैया मनोवृत्ति के घटक के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर है। चले अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, जिसमें पूछा गया है कि एक औपचारिक संप्रेषण हो सकता है। तो आपको ध्यान देना है अनिवार्य और सूचक ये दोनों हो सकता है। एक जो औपचारिक संप्रेषण हो सकता है वो अनिवार्य और सूचक दोनों हो सकता है। ऑप्शन सी इसमें आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 33 है, जिसमें पूछा गया है कि आत्मसम्मान आत्ममूल की भावना है जो किस पर निर्भर करती है? तो आत्मसम्मान आत्ममूल की जो भावना है वो निर्भर करती है कि अपने स्वयं के प्रदर्शन आत्मधारण से। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है मनोवृत्ति क्या है? क्या दिया गया है कि मनोवृत्ति क्या है? पहला ऑप्शन है गलत व्यवहार, ईगो, पूर्वग्रह या किसी चीज़ को देखने का मूल्यांकन। तो आपको इसमें से ध्यान रखना है जो मनोवृत्ति है वो संबंधित है आपके किसी चीज़ को देखने का मूल्यांकन करने का तरीका, इसी को हम क्या कहते हैं? मनोवृत्ति कहते हैं। ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर है।
अगला क्वेश्चन है कि किसी वेबसाइट या वेब पेज जिसे HTML का उपयोग करके बनाए जाते हैं, ये सही है या गलत? तो इसमें से आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि यह बिल्कुल सत्य कथन है, ट्रू कथन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उच्च आत्मसम्मान वाले लोग कौन हैं? उच्च आत्मसम्मान वाले लोग, तो उच्च आत्मसम्मान वाले लोग होते हैं किसी मौजूद रिश्ते के खत्म होने की संभावना को कम करना या दीर्घकालिक स्थिर शुरुआत की अधिक संभावना है। तो इसमें से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी में दोनों सही ऑप्शन आपके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार के प्रमुख तत्व इसमें से पूछे गए हैं कि संचार के प्रमुख तत्व इनमें से कौन से हैं? तो सूचना और समझ प्रसारित करना, या एनकोडर और डिकोडर, या तो मानव या गैर मानव वस्तुएं, या सी ऑप्शन है कि कोई चैनल तो होगा ही ऊपर के सभी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये सभी संचार के प्रमुख तत्व के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका 38 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रेप वाइन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ग्रेप वाइन शब्द का जो प्रयोग किया जाता है वो अनौपचारिक संचार के लिए किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, आनंद अभिव्यक्ति का एक उदाहरण है जिसमें अनौपचारिक, मौखिक, अशाब्दिक या अनौपचारिक सम्मिलित हैं। तो इनमें से सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशाब्दिक। ठीक है, आनंद अभिव्यक्ति का एक उदाहरण है जो कि शाब्दिक संचार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कम आत्मसम्मान वाले लोग की विशेषता नहीं है? तो कम आत्मसम्मान वाले लोग की जो विशेषता नहीं है वो श्रेष्ठता बोध होना, ये कम आत्मसम्मान वाले लोग की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हमने 40 प्रश्नों को सम्मिलित किया है आपके पूरे पाठ्यक्रम से संबंधित, जो कि ऑब्जेक्टिव मोड में रहे हैं। कल की क्लास में हम 100+ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आप सबके सम्मुख लेकर के उपस्थित होंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, और इसी प्रकार का वह भी मॉडल सॉल्व पेपर कराएंगे। इसके पहले भी हमने एक क्वेश्चन पेपर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का सॉल्व कराया है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप लोग उस क्वेश्चन पेपर को जरूर देख लीजिएगा। ओके दोस्तों, तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।